हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी भारती भवन बुक का पहला चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर आप पढ़ने से पहले हम लोग इसके जितने भी पहले चैप्टर लिस्ट को हम लोग देखते हैं, पूरे कितने चैप्टर हैं और कौन कौन सा हमें चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको जैव प्रक्रम और पोषण पढ़ना है। उसके बाद आपको श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और सामान्य, जनन, अनुवांशिक तथा जैव विकास और हमारा पर्यावरण, इतने चैप्टर को हमें इसमें पढ़ना है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसकी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है। तो पहला चैप्टर आपका है जैव प्रक्रम और पोषण। जैव प्रक्रम और पोषण में आपका इंपॉर्टेंट जो बन रहा है, पहला जैव प्रक्रम का ही डिफिनेशन बनता है। जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का संरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी के सारे काम जिससे हमारा शरीर या जीव अनुरक्षित होते हैं, सही रहते हैं, उसे ही हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे श्वसन, सांस लेना, भोजन को ग्रहण करना, उत्सर्जन करना, परिवहन, इससे हमारा शरीर सही रहता है, इसे ही हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वो सारे काम जिससे हमारा शरीर सही रहता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के बाद आपको जैव प्रक्रम में आपको पोषण को पढ़ना पड़ता है, श्वसन को पढ़ना पड़ता है, पोषण, श्वसन, परिवहन आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। परिवहन के बाद आपको उत्सर्जन भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको जनन, ये सब आपका जैव प्रक्रम और पोषण में ही इतने टॉपिक आपको आएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं पोषण। पोषण क्या होता है? तो पोषण क्या है? पोषण का डिफिनेशन आपको यहाँ पे दिया है। पोषण क्या है? तो पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषण तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। पोषण क्या है? पोषण एक विधि है जिसमें हम लोग पोषण तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। पोषण की विधियाँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोषण की विधियाँ। तो पोषण की मुख्यतः दो विधियाँ होती है, पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। पोषण की कितने विधियाँ? दो। तो पोषण के दो विधियाँ हैं। सबसे पहला है आपका स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण क्या होता है? तो स्वपोषण क्या है? तो स्वपोषण में आपका ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। ऐसा जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित ना रहे। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा, पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, जबकि हम लोग, अगर हम लोगों को भोजन की जरूरत पड़े तो हम लोग सब जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अगर हमें आटा ही चाहिए तो हम लोग पेड़ पौधे से ही गेहूँ प्राप्त करते हैं, तब आटा बनता है। अगर हमें चावल चाहिए तो हम पेड़ पौधे से ही धान प्राप्त करते हैं, धान के द्वारा चावल बनता है। तो यानी हम लोग किसी न किसी रूप से पेड़ पौधे या अन्य जीव पर निर्भर है। जैसे दूध चाहिए तो हमें गाय पर निर्भर है, लेकिन पेड़ पौधा क्या हम लोगों पर निर्भर है? तो नहीं। तो पेड़ पौधा आपका क्या है? स्वपोषी है। ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है या बनाता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्वपोषण, ऑटोट्रोपिक्स। अच्छा, स्वपोषण में क्या आता है? तो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन हरे पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। इसी क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक, जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं, पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि पौधे का रंग हरा क्यों होता है? तो इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है परपोषण। स्वपोषण तो हम लोग देख लिए। स्वपोषण में क्या हो रहा था? अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर रहा था। अब हम लोग देखेंगे परपोषण। परपोषण क्या होता है? परपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, यह किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर या अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। डिफिनेशन दिया है, परपोषी वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं। प्रपोषण क्या है? परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर कर दूसरे पर आश्रित हो, उसे हम लोग बोलते हैं परपोषी। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर कर पेड़ पौधे या अन्य जीवों पर आश्रित हैं, हम लोग परपोषी हैं। स्वपोषण का तो कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन परपोषण के प्रकार है। परपोषण के प्रकार है। परपोषण तीन प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषी। मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। फिर से, पोषण कितने प्रकार के? दो, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण के प्रकार नहीं, परपोषण के तीन, पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मृतजीवी पोषण क्या होता है।
मृतजीवी पोषण अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो ऐसा जीव जो मृत जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करे, तो उसे हम लोग बोलते हैं मृतजीवी पोषण। जैसे अगर कोई जानवर डेथ कर जाता है तो वहाँ उसके डेथ करने के बाद कुछ छोटे छोटे जीव जंतु, कवक, बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसे अपघटित करते हैं या उससे ही भोजन प्राप्त कर कर अपने आप को वृद्धि करते हैं। तो जो कवक और बैक्टीरिया जो था वो अपना भोजन मृत जंतु से पाया प्राप्त कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं मृत जीवी पोषण उसे। इसका अगर डिफिनेशन अगर हमको पढ़ना हो तो इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, या वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करता है मृत जीवी कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। अगर सिंपल लैंग्वेज में फिर से अगर समझा जाए मृत जीवी पोषण क्या है, तो ऐसा जीव जो मृत जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करे उसे हम लोग बोलते हैं मृत जीवी पोषण। इसके उदाहरण में आपका कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृत जीवी को अपघटक भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा अपघटक किसे कहा जाता है, तो मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है, डीकंपोजर कहा जाता है। क्या करता है ये लोग, क्या करता है मृत जितने भी जैसे डेथ बॉडी होते हैं या जो भी चीज सड़े गले जो भी चीज सड़ता है या गलता है इन्हीं की वजह से होता है। परजीवी पोषण, तो हम लोग मृतजीवी पोषण पढ़ लिए। परजीवी देखिए स्वपोषण, पर पोषण, पर पोषण में मृतजीवी और दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परजीवी पोषण। पर पोषण का दूसरा टाइप परजीवी। पर पोषण और परजीवी अलग है, पर पोषण का टाइप है ये परजीवी। तो परजीवी पोषण को अगर हम लोग समझे तो इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी को अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझे तो इसमें क्या होगा कि इसमें जीव किसी दूसरे जीव पर स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करेगा। जैसे हम लोगों के सिर में जू रहते हैं, तो हम में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर हमसे भोजन प्राप्त कर रहा है। इसके और भी उदाहरण है, जैसे पेड़ पौधा पर अमल बेल होता है। अमर बेल क्या करता है, पेड़ पौधा से अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, जिसे हम लोग बोलेंगे परजीवी पोषण। फिर से परजीवी पोषण क्या है, तो ऐसा जीव जो दूसरे प्राणी या जीव से अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करे उसे हम लोग बोलेंगे परजीवी पोषण। इसके उदाहरण में आपका आएगा, परजीवी के उदाहरण में आपका आएगा अमरबेल, अमरबेल, गोलकृमि इत्यादि। अमरबेल, 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 यहाँ पे दिया है गोलकृमि इत्यादि। अब यहाँ से देखिए, भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। जो जीव भोजन प्राप्त करता है उसे हम लोग बोलेंगे परजीवी। एग्जाम्पल के रूप में अगर सिर में जू है तो जू तो भोजन प्राप्त कर रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे परजीवी। और जिससे भोजन प्राप्त कर रहा है उसे हम लोग बोलेंगे पोषी। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसे बोलते हैं पोषी। उदाहरण के रूप में परजीवी के उदाहरण के रूप में आप अमरबेल याद कर सकते हैं, गोलकृमि याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर पोषण का तीसरा टाइप प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। प्राणी संपोषण क्या होता है, तो वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन को ठोस या तरल के रूप में लेता है। जैसे हम लोग भोजन को ठोस या तरल के रूप में लेते हैं, जैसे रोटी ठोस, दाल तरल के रूप में हम लोग, या दूध तरल के रूप में ले रहे हैं, तो हम लोग प्राणी संपोषण के अंतर्गत आएंगे। इसके उदाहरण में आपका आएगा अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करता है उसी मूलभूत प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण को अगर और थोड़ा सा डीप में समझाया जाए तो सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधा की पत्तियां में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो सूर्य की उपस्थिति में वह वायुमंडल से CO2 लेता है, धरती से जल लेता है और अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको अगर एक बार और समझा जाए तो पेड़ पौधा की पत्तियां में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सूर्य की उपस्थिति में यह कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, धरती से जल H2O प्राप्त कर कर अपना भोजन ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इसी मूलभूत प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। यह आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन 2014 या 15 में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को समीकरण के द्वारा व्यक्त करें। तो यही आपका समीकरण है। इसको एकदम आसानी से याद किया जा सकता है। 6CO2 + 12H2O एरो सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। याद करने का तरीका कार्बन डाइऑक्साइड जल, सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल, इन सब के बाद बन रहा है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। फिर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वायुमंडल से, धरती से लेता है जल, तो 6CO2 + 12H2O। ठीक, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ठीक बनेगा क्या? ग्लूकोज C6H12O6। कहो 6 12 6, कहो 6 12 6, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करने का तरीका C6H12O6, चीनी का C12H22O11, कहो 12 22 11, C12H22O11। यहाँ पे कहो 6 12 6, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला, उसके बाद ग्लूकोज के बाद बनेगा कौन सी? ऑक्सीजन, और क्या बनेगा? जल। तो ये आपका हो गया प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला पनहरित या क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा सूर्य के प्रकाश। फिर से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला पनहरित या क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और सूर्य के प्रकाश। पनहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश। याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण, तो विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का अंतग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। अलग अलग प्राणी में अलग अलग प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन को लेने की तरीका अलग अलग है। जैसे अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह मृदु जलीय एक कोशिकीय, यह बहुकोशिकीय की एक कोशिकीय है। यहाँ से क्वेश्चन पूछाएगा अमीबा क्या है? एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय? तो आप बताइएगा एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार के प्राणी है। अमीबा का आकार निश्चित की अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कुटपात के बढ़ने और बिगड़ने से के कारण बदलता रहता है। अच्छा, कुटपात क्या होता है? जैसे अमीबा है, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाता है, ये जो बाहर निकाल रहा है इसी को हम लोग कुटपात बोलते हैं। इसके शरीर से पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। जैसे हम लोगों में भोजन को ग्रहण करने के लिए भगवान मुंह दिए हैं, लेकिन अमीबा में ऐसा कुछ नहीं है। यह अपने यह अपने कुटपात की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो कुटपात यही है। इसको बढ़ाना ही कुटपात कहलाएगा। अपने शरीर की संरचना को जहाँ भोजन प्राप्त होगा वहां से बढ़ाना ही कुटपात कहलाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ है इसका भोजन, तो इसको बढ़ाना ही कुटपात कहलाता है। तो अमीबा अपना भोजन किस विधि से ग्रहण करता है? तो अमीबा अपने भोजन कुटपात की मदद से ग्रहण करता है। अमीबा का भोजन शैवाल ठीक के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। अमीबा का भोजन क्या है? शैवाल ठीक छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया छोटे छोटे, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे एकोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। अमीबा में पोषण, अंतग्रहण, पाचन और बहिष्करण होता है। अमीबा में भोजन को लेना अंतग्रहण, भोजन को पचाना पाचन, और उसमें जो मल प्राप्त होता है उसे शरीर से बाहर निकालना बहिष्करण।
अमीबा में पोषण में क्या क्या होता है? अंतग्रहण, पाचन, बहिष्करण, अंतग्रहण, पाचन, बहिष्करण। ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसी को बोलते हैं हम लोग कुटपाद। देखिए अपनी संरचना को बढ़ाया हुआ है, जहाँ भोजन प्राप्त हो रहा है तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कुटपाद। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बहिष्करण, अब इसके शरीर में कुछ वेस्ट मटेरियल बन रहा है, उससे बाहर निकालना है। तो देखिए यहाँ शरीर से अमीबा में अपने अमीबा में अपचय भोजन का बहिष्करण, यहाँ से बहिष्करण कर रहा है। थोड़ा सा अब हम लोग पैरामीशियम के भी बारे में पढ़ लेते हैं। पैरामीशियम क्या है? तो पैरामीशियम भी एक अन्य प्राणी संपोषी एकोस्कीय जीव, पैरामीशियम अमीबा की भांति मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम क्या है? एक अन्य प्राणी संपोषी एकोस्कीय जीव, ये भी एक कोशिकीय जीव है। कौन? पैरामीशियम। अमीबा की भांति ये भी मृदुजलीय प्रोटोजोआ है, लेकिन अमीबा का आकार अनिश्चित होता था, लेकिन पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। ये पैरामीशियम है आपका, और पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मनुष्य का पाचन तंत्र पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भारतीय भवन क्लास 10 के कंप्लीट टॉपिक को प्लस क्वेश्चन आंसर प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस फिल इन द ब्लैंक्स में कराऊंगा।